हेलो गाइस। आज के इस सेशन में हम लोग फिजिक्स के एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम काइनेमेटिक्स है। तो आइए बिना समय की को बर्बाद किए हम लोग काइनेमेटिक्स को देखते हैं क्या होता है काइनेमेटिक्स। तो थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं काइनेमेटिक्स के बारे में। तो काइनेमेटिक्स बेसिकली क्या होता है कि स्टडी ऑफ मोशन विदाउट एनी कॉज है। इसमें मोशन की स्टडी के लिए किसी कारण की ज़रूरत नहीं होती है। आगे चलकर हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में देखेंगे कि हर एक मोशन के लिए, चाहे वो पुल्ली का मोशन हो, किसी मास का मोशन हो, ब्लॉक का मोशन हो, उसके मोशन के लिए फोर्स की आवश्यकता होती है। डेट मीन्स किसी कारण की आवश्यकता होती है, और वो कारण क्या है? तो फोर्स है। तो आइए देखते हैं काइनेमेटिक्स होता क्या है। काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स में जैसा कि हमने बताया कि मोशन को हम लोग स्टडी करते हैं। तो मोशन मतलब पोजीशन, किसी चीज़ की पोजीशन, कोई वस्तु है कहीं पे है। मान लेते हैं कि किसी स्टूडेंट की पोजीशन कोटा में है। तो कोटा में यदि हम कहें कि 500 किलोमीटर है, तो 500 किलोमीटर कहाँ से है भाई? उसका जानना पड़ेगा ना। वो दिल्ली से है कोटा 500 किलोमीटर कि जयपुर से है। तो किसी वस्तु के पोजीशन, किसी पार्टिकल के पोजीशन को जानने के लिए किसी जगह की आवश्यकता होती है। हम कहाँ से जानें? तो उस जगह का नाम है, या तो वो दिल्ली हो सकता है या जयपुर हो सकता है। तो उस जगह को का नाम है रिफरेंस। फिजिक्स के भाषा में हम लोग रिफरेंस फ्रेम बोलते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग रिफरेंस फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। रिफरेंस फ्रेम क्या होता है? तो रिफरेंस फ्रेम क्या है? इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई इसको मोशन और पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल। मतलब यह रिफरेंस फ्रेम है जो कि किसी वस्तु के, किसी पार्टिकल के मोशन या पोजीशन को बताता है, कहाँ कितना है। अब जैसे कि मान लें कि हम कह दें कि कोटा की दूरी दिल्ली से है 500 किलोमीटर और जयपुर से है 250 किलोमीटर। तो दिल्ली एक अलग प्रकार का रिफरेंस फ्रेम हुआ कोटा के लिए। कोटा एक पोजीशन है जो कि हम कह रहे हैं कि दिल्ली से 500 किलोमीटर है। तो दिल्ली एक अलग वो रिफरेंस फ्रेम हुआ, उसको ध्यान में रख के हम दूरी नाप रहे हैं। वैसे उसी प्रकार जयपुर भी एक अलग रिफरेंस फ्रेम हुआ। तो किसी भी वस्तु के पोजीशन को बताने के लिए हमें रिफरेंस फ्रेम की ज़रूरत होती है। फिजिक्स में रिफरेंस फ्रेम क्या होता है? तो ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस होता है। ये फिजिक्स में रिफरेंस फ्रेम जो होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस होता है। एक्स वाई एंड जेड एक्सिस होता है रिफरेंस फ्रेम, जिसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन हम लोग बोलते हैं रिफरेंस फ्रेम। और कुछ भी ना दिया रहे, आगे चलकर हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, तो अर्थ को हम लोग रिफरेंस फ्रेम लेते हैं, जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम लोग इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम, नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम आगे सब स्टडी करेंगे। और अभी के लिए हम लोग एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस को रेफरेंस फ्रेम मानते हुए मोशन की स्टडी करेंगे। तो ये तो रेफरेंस फ्रेम हुआ। और इस रेफरेंस फ्रेम में किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम से दर्शाते हैं। जैसे कोई पार्टिकल ए है, इसके पोजीशन को ये नहीं कि 500 किलोमीटर ऐसे लिख देंगे, हाँ यहाँ से 500 किलोमीटर। इसके क्योंकि ये एक्स वाई जेड एक्सिस से मिलकर बना है, तो कुछ दूरी एक्स एक्सिस में भी चला होगा, कुछ वाई में, कुछ जेड में भी। तो इसको हम कोऑर्डिनेट से दिखाएंगे। किसी पार्टिकल के पोजीशन को हमें यहाँ कोऑर्डिनेट से दिखाना होता है। तो सपोज एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट है ये, ठीक है। तो एनी यहाँ पे लिख सकते हैं, एनी पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय
कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिस्टम XYZ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रेफरेंस फ्रेम के बारे में जानकारी लेते हैं कि होता क्या है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रेस्ट एंड मोशन क्या होता है। रेस्ट एंड मोशन, तो सबसे पहले हम लोग रेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इफ द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल does not change with respect to reference frame, then the particle is at rest। किसी रिफरेंस फ्रेम के अपेक्षा किसी पार्टिकल का यदि पोजीशन चेंज ना करे तो हम उसे रेस्ट में बोल देंगे। उसी प्रकार सेम मोशन भी उसी प्रकार होगा। इफ द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस विथ respect to reference frame, then the particle is said to be in motion। यदि किसी रेफरेंस फ्रेम के अपेक्षा किसी पार्टिकल की पोजीशन चेंज करे तो उसे हम मोशन बोल देंगे। ये तो डेफिनेशन हो गया। तो आइए हम इसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। डेट मीन्स रेस्ट एंड मोशन को हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे। मान लेते हैं कि एक रेफरेंस फ्रेम है, ये हो गया X, Y और Z, ये ओरिजिन है। सपोज एक कार है और एक गाड़ी कह दो, कार तो एग्जैक्टली नहीं बन पाएगा। इसमें एक मैन बैठा हुआ है इस कार में। तो एट टाइम यहाँ पे एट टाइम t=0 पे हमारा ये पोजीशन इसका x=0 है, ठीक है। और कुछ समय के बाद कार यहाँ पे आ जाता है, कुछ डिस्टेंस x तय कर लेता है कुछ समय के बाद। डेट मीन्स एट टाइम t=t0 पे हमारा ये x=x0 हो जाता है। सेम ये मैन बैठा हुआ है। अगर इस मैन की हम लोग मोशन की स्टडी करें तो हम लोग क्या देखेंगे, ये मैन है, इसका अगर मोशन का स्टडी करें मैन का, तो दो तरह से किया जा सकता है इसके मोशन की स्टडी। एक तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम करेंगे, दूसरा विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग कार करेंगे। अगर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन करें हम लोग स्टडी, डेट मीन्स यहाँ पे ओरिजिन है और पर्सन यहाँ पे आ गया है मैन। तो हम क्या देखते हैं, एट t=0 पे x=0 था, टाइम t=0 पे x= पोजीशन उसकी 0 थी, और एट टाइम t=t0 पे क्या हो गया है, x= यहाँ पे x0 हो गया है। कुछ डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट में कुछ डिस्टेंस वो तय कर चुका है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे पोजीशन चेंज कर गया। तो यहाँ पे पोजीशन
चेंज हो गया है, तो इसलिए हम कह देंगे मैन इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। बट इसी मैन के मोशन को यदि हम कार के रिस्पेक्ट में देखें तो क्या होगा, तो कार के रेफरेंस फ्रेम में हम अगर इसको लेकर चलें तो ये एक्स है, वाई है और जेड है, और यहाँ पे हम कार, ये कार, सपोज ये कार समझ लेते हैं, तो कार के रिस्पेक्ट में मैन तो कार पे बैठा हुआ है, तो उसका तो पोजीशन चेंज नहीं होगा, वो कार पे ही रहेगा। तो एट यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे क्या है, x इक्वल टू 0 है, क्योंकि पहले जहाँ पे था वहीं पे रहेगा वो। एट टाइम t इक्वल टू टी नोट पे क्या होगा, इनिशियली क्योंकि x इक्वल टू 0 पे ही है, एट टाइम t इक्वल टू टी नोट पे x इक्वल टू क्या हो गया है, क्योंकि वो पोजीशन कार के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं किया है अपना, तो x इक्वल टू 0 ही होगा, क्योंकि वो कार छोड़कर तो गया नहीं। कार छोड़कर यदि जाता, कुछ दूरी तय करता कार को छोड़कर, तो कुछ x इक्वल टू समथिंग होता, बट वो कार पे एट इनिशियली एट टाइम t इक्वल टू 0 पे भी वो था, कार पे ही था, डेट मीन्स x इक्वल टू 0 ही होगा। और आफ्टर टाइम t इक्वल टू टी नोट वो कार पे ही बैठा हुआ है अभी भी, मतलब पोजीशन अपना चेंज नहीं किया, मतलब वो अभी भी वो x इक्वल टू एक्स नॉट पे ही है। तो यहाँ पे पोजीशन क्या है, चेंज नहीं किया है, पोजीशन डज नॉट चेंज, इसलिए क्या कह देंगे, इस मैन, यही मैन क्या हो जाएगा, मैन इज एट रेस्ट हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू कार। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वही आदमी किसी एक रेफरेंस फ्रेम के अपेक्षा मोशन में हो रहा है, और वही आदमी किसी एक दूसरे रेफरेंस फ्रेम के अपेक्षा रेस्ट पे हो रहा है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, ये रिलेटिव टर्म होता है, कोई ऐसा नहीं है कि ये फिक्स टर्म है। कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा हमेशा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मतलब ये रिलेटिव है। एक ही वस्तु किसी एक फ्रेम के रेस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है, और वही वस्तु कोई दूसरे रेफरेंस फ्रेम की तुलना में रेस्ट पे हो सकता है। ठीक है, तो ये रेस्ट और मोशन की कहानी है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसके कंक्लूजन से क्या कर सकते हैं, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, ये रिलेटिव टर्म्स है, ये फिक्स टर्म नहीं है। तो इस तरह से हम लोग रेस्ट और मोशन को हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में जानकारी लेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन, तो टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है, ये 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं, पहला है 1 डायमेंशनल मोशन, इसे 1D मोशन भी, शॉर्ट में 1D मोशन भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इफ द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस along x direction या x axis, then it is called 1D motion। 1D मोशन, या इसी को मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन बोल देते हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, या इसी को रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल
किसी पार्टिकल का मोशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चेंज करे तो उसे वन डायमेंशन मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ए बॉल प्रोजेक्टेड अपवर्ड, यदि किसी बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाए, फेंका जाए, तो यहाँ पे अगर एक्सिस के सहायता से देखें, रेफरेंस फ्रेम की सहायता से, तो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ओरिजिन है। तो ऊपर कोई बॉय है जो कि बॉल को फेंक रहा है ऊपर, तो ऊपर फेंकेगा तो सपोज पहले बॉल यहाँ था और बाद में यहाँ आ गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है इसके। तो इसलिए एट टाइम t इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 है हमारा, और टाइम t इक्वल टू t0 पे हमारा y इक्वल टू y0 हो गया है। मतलब कि यहाँ पे y कहाँ से कहाँ चेंज कर जा रहा है, 0 टू y0, लेकिन x कांस्टेंट है, x में कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ये वन डायमेंशन मोशन का एग्जांपल हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल हम लोग, ये पहला एग्जांपल हुआ, उसी प्रकार हम लोग दूसरा एग्जांपल को देखते हैं। वन डायमेंशनल मोशन का दूसरा एग्जांपल क्या होता है, मोशन ऑफ ए कार ऑन ए स्ट्रेट रोड। किसी रोड पे चलते हुए कार का भी, ये भी एग्जांपल एक वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, इसको यदि कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम लोग रेफरेंस फ्रेम की सहायता से समझना चाहें, तो एक कार है, ये वन डायमेंशनल मोशन में चल रहा है, मतलब कि कुछ समय के बाद यहाँ पे आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि एट टाइम t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है, और टाइम t इक्वल टू t0 पे हमारा x इक्वल टू x0 हो गया। मतलब कि सिर्फ x एक्सिस के लॉन्ग चेंज कर रहा है इसका पोजीशन, y एक्सिस में नहीं कर रहा है, ना ही z एक्सिस में कर रहा है। तो ये भी एक मोशन इन वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल हो जाएगा, या मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल हो जाएगा ये। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टू डायमेंशनल मोशन, इसे मोशन इन ए प्लेन भी कह देते हैं। मोशन इन ए प्लेन भी कह देते हैं। तो ये क्या होता है, वन डायमेंशनल मोशन की तरह ही इसका डेफिनेशन होगा, थोड़ा हम लोग शॉर्ट में बोलते हुए आगे निकल जाएंगे। तो इसका ये व्हेन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस इन ए प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम, यहाँ पे पोजीशन क्या होता है, चेंजेस इन ए प्लेन, पोजीशन, पार्टिकल का पोजीशन प्लेन में चेंज होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर यदि देखें, पहला एग्जांपल क्या होगा, तो जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। आगे चलकर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, किसी भी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर फेंका जाता है तो वो पैराबोलिक पाथ पे मूव करता है। फॉर एग्जांपल, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। किसी पार्टिकल को यदि सपोज हम यहाँ प्लेन की बात कर रहे हैं तो दो ही एक्सिस रखते हैं। किसी पार्टिकल को, कोई पार्टिकल है जिसको किसी एंगल थीटा पे फेंका गया हॉरिजॉन्टल से, तो ये पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा, इसका पाथ पैराबोलिक होगा। तो इस मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो t इक्वल टू 0 पे हमारा x इक्वल टू 0 है, y भी 0 है हमारा, t इक्वल टू यहाँ पे t0 पे x इक्वल टू, क्योंकि x कुछ ना कुछ x यहाँ पे दूरी तय कर चुका है, x इक्वल टू x0 हो गया है। उसी प्रकार यहाँ पे y इक्वल टू, यहाँ पे सेम टाइम पे t इक्वल टू t0 पे हमारा y इक्वल टू समथिंग y0 हो गया है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे x डायरेक्शन में भी मोशन चेंज कर रहा है,
एक्स डायरेक्शन में भी पोजीशन चेंज कर रहा है और वाई डायरेक्शन में भी पोजीशन चेंज कर रहा है, इसलिए ये प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2 डायमेंशन मोशन हो जाएगा या मोशन इन प्लेन हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन भी एक 2 डायमेंशन मोशन का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चल रहा हो तो उसमें अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के सहायता से हम अगर देखें रेफरेंस फ्रेम की सहायता से, तो यहाँ पे एट एक्स टाइम टी इक्वल टू 0 पे हमारा क्या है, एक्स इक्वल टू समथिंग एक्स नॉट है, लेकिन वाई क्या है, वाई में कुछ नहीं, ऊपर कुछ नहीं है, वाई इक्वल टू 0 है। और यहाँ टाइम टी यहाँ से पार्टिकल था और कुछ समय के बाद यहाँ आ गया, मतलब टाइम टी इक्वल टू टी नॉट पे हम क्या देख रहे हैं, एक्स तो हमारा कुछ नहीं है, मतलब एक्स इक्वल टू 0 है, बट वाई इक्वल टू वाई नॉट हो गया। तो हम देख पा रहे हैं कि एक्स में भी पोजीशन चेंज कर रहा है और वाई डायरेक्शन में पोजीशन चेंज कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन भी 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल हो गया, क्योंकि साथ साथ एक्स एक्सिस के लॉन्ग पोजीशन चेंज किया और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी पोजीशन चेंज किया। तो इस प्रकार से प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों 2 डायमेंशनल मोशन या मोशन इन प्लेन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम लोग 3 डायमेंशनल मोशन के बारे में देखेंगे। दैट मीन्स 3 डायमेंशनल मोशन, इसे मोशन इन स्पेस भी बोलते हैं। उसी प्रकार डेफिनेशन उसी प्रकार है, इफ पोजिशन ऑफ द पार्टिकल चेंजेज इन स्पेस देन इट इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल मोशन और मोशन इन स्पेस। मतलब यहाँ पे पोजीशन क्या चेंज होगा, पोजीशन चेंजेज इन स्पेस, किसी स्पेस में पोजीशन चेंज होता है। फॉर एग्जांपल यदि देखें मोशन ऑफ काइट, पतंग का एक मोशन को हम 3 डायमेंशन मोशन की कैटेगरी में रखेंगे। सब फॉर एग्जांपल इसको हम रेफरेंस फ्रेम की सहायता से यदि देखें, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो काइट स्टार्टिंग में तो यहाँ पे होगा और उड़ उड़ कर इसके धागे से उड़ उड़ कर कहीं यहाँ आ गया होगा। तो अगर इसकी सपोज इसकी पोजीशन एक्स वाई एंड जेड है, तो क्या देख पा रहे हैं हम लोग, एक्स एक्सिस में कुछ ना कुछ टाइम टी इक्वल टू 0 पे हमारा एक्स इक्वल टू 0 है, वाई इक्वल टू 0 है, जेड इक्वल टू 0 है। बट टाइम टी इक्वल टू टी नॉट पे हमारा सम टाइम आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद क्या हो गया, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट हो गया है। सपोज ये एक्स नॉट मान लेते हैं, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, एक्स नॉट हो गया है। वाई एक्सिस में हमारा वाई इक्वल टू वाई नॉट हो गया है टाइम टी इक्वल टू टी नॉट पे। वैसे ही जेड एक्सिस में कुछ होगा, टी इक्वल टू टी नॉट पे हमारा जेड इक्वल टू जेड नॉट हो गया है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि पोजीशन एक्स एक्सिस में पोजीशन चेंज किया, वाई एक्सिस में भी किया और जेड एक्सिस में भी किया। तो यहाँ पे एक साथ तीनों एक्सिस के लॉन्ग पोजीशन चेंज हो रहे हैं, इसलिए हम लोग इसे मोशन इन स्पेस बोलेंगे या 3 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग पोजीशन वेक्टर के बारे में देखते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, इसे स्मॉल आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि पोजीशन वेक्टर या एक वेक्टर होता है जो कि किसी पार्टिकल के पोजीशन को बताता है। तो इसे हम कह देते हैं इट इज़ ए वेक्टर which gives the position of any particle with respect to origin। ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी पार्टिकल के पोजीशन को बताता है। सपोज ये एक रेफरेंस फ्रेम है एक्स वाई जेड, और इसमें कोई पार्टिकल का पोजीशन सपोज ए है,
तो पोजीशन को हम लोग पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम से दिखाते हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से दिखाते हैं। इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हो तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओरिजिन से उस पोजीशन को मिलाने वाली वेक्टर को, यह एक वेक्टर होता है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होता है और पोजीशन की तरफ उसकी हेड होती है, इसे पोजीशन वेक्टर, इसे आर वेक्टर से दिखाएंगे। और ये आर वेक्टर को यदि लिखें डेट मीन्स ओ ए वेक्टर, तो ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जेड के कैप लिख देते हैं। सपोज किसी पार्टिकल का पोजीशन यहाँ पे एक्स वाई जेड प्लेन स्पेस में, एक्स वाई और जेड स्पेस में 3 4 5 है, तो सीधा हम लोग पोजीशन वेक्टर को क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर यहाँ पे क्या होगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5j कैप के कैप, इस तरह से हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। नेक्स्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को हम लोग देखते हैं। तो क्या होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं कोई रेफरेंस फ्रेम है जो कि एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस से मिलकर बना हो। तो एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन यहाँ पे सपोज ए है, उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 है, और ये पार्टिकल 3 अलग अलग रास्तों से चला है और ये पहुँच गया है पोजीशन बी पे जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 है। अलग अलग पोजीशन है तो अलग अलग पोजीशन को अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम से दिखाएंगे हम लोग। पहला फर्स्ट वो ऐसे इस प्रकार से चला है, पहला रास्ता ये, दूसरा रास्ता वो ऐसे होकर चला है मान लेते हैं, और तीसरा रास्ता इस तरह से चला है। तो यदि पोजीशन ए का हम पोजीशन वेक्टर को दिखाना चाहें तो कुछ इस प्रकार से होगा, r1 वेक्टर इसे लिखेंगे। उसी प्रकार पोजीशन बी के लिए पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ करें तो हम लोग इस तरीके से होगा, जो कि r2 वेक्टर, इसके पोजीशन वेक्टर r2 होगा। तो हम लोग डिस्टेंस के बारे में क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस क्या होता है कि इट इज़ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल, इट इज़ एक्चुअल, सचमुच में जो पार्टिकल के द्वारा रास्ता तय किया गया होगा उसकी, उस रास्ते की लंबाई को ही हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। इट इज़ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन हमारा ए है, फाइनल पोजीशन बी है। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में एक्चुअल पाथ जो होगा पार्टिकल का वही डिस्टेंस हो जाएगा। सपोज पार्टिकल पाथ 1 से चला हो तो ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, पाथ 1 होगा वो हमारा डिस्टेंस होगा। पार्टिकल ने पाथ 2 से रास्ता तय किया हो तो पाथ 2 की जो लंबाई होगी वही हमारा डिस्टेंस होगा। 3 से किया हो तो 3 की लंबाई हो जाएगी हमारी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ये तो हम लोग छोटे छोटे चीज़ जानते हैं, बेसिक चीज़। इसकी एसआई यूनिट हमारी मीटर होती है, एसआई यूनिट मीटर होती है। और डिस्टेंस के बारे में कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि डिस्टेंस, बहुत सारे डिस्टेंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंस पॉसिबल है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंस पॉसिबल है। तो हमने क्या देखा कि डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंस पॉसिबल है। और डिस्टेंस हमेशा
ये एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल पे डिपेंड करता है, ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। हमेशा जो वास्तव में जो उसके द्वारा पार्टिकल के द्वारा जो रास्ता तय किया गया होगा उस रास्ते पे डिपेंड करेगा। तो डिस्टेंस और भी डिस्टेंस के बारे में कुछ पॉइंट है। डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, क्योंकि पार्टिकल ने यहाँ से भी यहाँ पोजीशन चेंज किया तो कुछ ना कुछ तो दूरी तय किया ना, तो इसलिए डिस्टेंस पॉजिटिव हो गया। 0 कब होगा, या तो यदि वो रेस्ट पे रहता है। तो यहाँ से हमारा 2 कंक्लूजन निकलता है कि एक तो डिस्टेंस हमारा कब होगा, एक तो डिस्टेंस 0 होगा, डिस्टेंस इक्वल टू 0। इसका क्या मीनिंग है, तो पार्टिकल इज एट रेस्ट। एकदम कॉन्फर्म है कि जब डिस्टेंस 0 हो तो पार्टिकल रेस्ट पे होगा, पोजीशन ए पे है तो ए पे ही रहेगा। अगर डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव हो जाए, दूसरा केस डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाए मतलब 0 से बड़ा हो, तो ये कब होता है, 0 से बड़ा तब होगा जब कुछ ना कुछ रास्ता तय किया हुआ होगा। और रास्ता तय करने का मतलब है कि वो मोशन में होगा। पार्टिकल इज इन मोशन। तो हमारा ये कंक्लूजन निकलता है, डिस्टेंस हमेशा 0 से बड़ा और बराबर होगा। चूँकि डिस्टेंस हमेशा एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल पे डिपेंड करता है, मतलब ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए हम कह सकते हैं डिस्टेंस, रास्ता 1 का डिस्टेंस बराबर कभी नहीं होगा रास्ता 2 का डिस्टेंस, ये बराबर कभी नहीं होगा रास्ता 3 का डिस्टेंस। रास्ता 1 का जो डिस्टेंस होगा, रास्ता 1 का जो डिस्टेंस होगा 2 से बिल्कुल अलग होगा और 3 से बिल्कुल ही अलग होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे कभी डिपेंड नहीं करता है। इसलिए तीनों रास्ते की डिस्टेंस अलग अलग होगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट, आइए डिस्प्लेसमेंट, इसको डेल्टा आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन। जब पार्टिकल किसी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन मोशन में हो, तो डेट इज इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जाता है, तो उसके बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसे डेल्टा आर वेक्टर से दिखाते हैं। तो ये हमारा तीनों पहले पार्टिकल रास्ता नंबर 1 से गया, फिर 2 से गया और 3 से गया, तो तीनों में यदि हम शॉर्टेस्ट पाथ देखें तो शॉर्टेस्ट पाथ हमारा इनिशियल पोजीशन ए से फाइनल पोजीशन बी तक, शॉर्टेस्ट पाथ हमारा रास्ता नंबर 3 का होता है। तो इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसको डेल्टा आर वेक्टर बोलेंगे। और ट्रिंगल लॉ से यदि हम देखें, आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि डेल्टा आर अगर देखा जाए तो ये R2 फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर,
होगा। और इसे अगर हम कोऑर्डिनेट की सहायता से लिखें तो ये क्या होगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। क्योंकि r2 माइनस r1 है तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने तो क्या देखा कि पोजीशन वेक्टर जो होता है ये r2 माइनस r1 वेक्टर है और ये x2 माइनस x1 आई कैप है। कंपोनेंट फॉर्म में देखेंगे तो प्लस y2 माइनस y1 जे कैप है प्लस z2 माइनस z1 के कैप है। अगर इसके मोड मैग्नीट्यूड को हम लोग लिखें पोजीशन वेक्टर के, यानी डिस्प्लेसमेंट के, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को यदि लिखा जाए तो क्या होगा, ये रूट अंडर x2 माइनस x1। ये वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आई कैप जे कैप के कैप में हो तो उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो रूट के अंदर स्क्वायर कर देते हैं, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। और हम लोगों ने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये देखा होगा कि ये चीज़ क्या होता है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन होता है। डेट मीन्स ये डिस्टेंस ए बी हो जाएगा, ए बी के बराबर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है। तो ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ कहानी है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग क्या देखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हम लोगों ने देख चुका था। अगला पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इट डजंट डिपेंड इंटरमीडिएट पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। ये किसी पाथ पे, ना तो ये पाथ 1 पे डिपेंड करेगा, रास्ता 1 पे डिपेंड करेगा, ना रास्ता 2 पे, ना रास्ता 3 पे डिपेंड करेगा। हमेशा पार्टिकल किसी भी रास्ता से ट्रैवल करे, चाहे वो रास्ता 1 हो या 2 हो या 3 हो, हमेशा डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये रास्ता नंबर 3 होगा। मतलब कहने का मतलब है कि ए से बी की दूरी होगी। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक और हम लोग पॉइंट कह सकते हैं कि देयर आर ओनली वन एंड ओनली वन डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे कि हम लोगों ने डिस्टेंस के बारे में क्या देखा था, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंसेज आर पॉसिबल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, देयर आर ओनली वन एंड ओनली वन डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक और केवल एक ही डिस्प्लेसमेंट संभव है, लेकिन डिस्टेंस बहुत सारे संभव है। तो ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट के बारे में पॉइंट हुआ। कुछ और भी पॉइंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग क्या देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हमने अभी बताया कि हमेशा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, बीच के रास्ता पे डिपेंड नहीं करता है डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए देयर आर वन एंड ओनली वन डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पार्टिकल किसी भी रास्ता से चले, चाहे रास्ता नंबर 1 से चले या 2 से चले या 3 से चले, हमेशा डिस्प्लेसमेंट ए बी के बराबर ही होगा। तो हम लोग कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ रास्ता ए बी ऑफ रास्ता 1 इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ रास्ता 2 बराबर ही होगा। दोनों रास्ता का डिस्प्लेसमेंट रास्ता 1 से भी पार्टिकल तय करे या 2 से भी तय करे, दोनों का बराबर ही होगा। और रास्ता 3 से भी तय करे, तीनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर ही होगा। और वह कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा, सिर्फ ए बी
इसका नाम है ए बी, शॉर्टेस्ट पाथ ए बी के बराबर होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में कहानी थी। नेक्स्ट पॉइंट डिस्प्लेसमेंट का है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा अगर पहले जीरो देख लेते हैं, जीरो हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस के केस में था कि अगर डिस्टेंस जीरो होता था तो पार्टिकल हमेशा रेस्ट में होता था, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो पार्टिकल मे और मे नॉट बी एट रेस्ट। पार्टिकल वो रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एक्स डायरेक्शन में बात करें, ये एक्स डायरेक्शन में है, तो पार्टिकल सपोज पार्टिकल यहाँ है, पार्टिकल ए है जो कि अपना पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। अगर पार्टिकल ने पोजीशन चेंज किया आगे बढ़ा और फिर लौट के वहीं पे आ गया, ए पे ही आ गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम क्या देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन सपोज मान लो ये x1 है, तो x1 माइनस x1 जीरो हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट जो जीरो होने का मतलब ये नहीं हुआ कि पार्टिकल रेस्ट में है, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो हो रहा है लेकिन पार्टिकल यहाँ मोशन में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जब डिस्प्लेसमेंट या तो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। तो जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव या निगेटिव हो तो क्या होता है, सपोज पॉजिटिव केस में क्या है, सपोज पार्टिकल ए यहाँ पे था, कुछ समय के बाद यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखें तो पॉजिटिव है। उसी प्रकार पार्टिकल ए पे था, दूसरा केस लेते हैं, और चला पार्टिकल मुड़ के यहाँ कुछ आ गया, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन से पार कर गया है, इनिशियल पोजीशन से लेफ्ट में चला गया है पार्टिकल, तो यहाँ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन घटाएंगे तो ये निगेटिव आएगा। तो हम यह कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट यदि पॉजिटिव हुआ तो भी यहाँ पार्टिकल मोशन में दिख रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे निगेटिव हुआ तो भी पार्टिकल यहाँ पे मोशन में दिख रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव या निगेटिव हो तो पार्टिकल क्या कहेंगे, पार्टिकल इज इन मोशन। और डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो पार्टिकल मे बी एट रेस्ट, मे और मे नॉट बी एट रेस्ट, रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। लेकिन इसके उल्टा डिस्टेंस अगर जीरो हो तो पार्टिकल हमेशा ही रेस्ट में रहेगा, और पॉजिटिव हो तो मोशन में रहेगा ही। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में, कुछ और नेक्स्ट पॉइंट को। सपोज एक क्वेश्चन है, एक पार्टिकल पॉइंट ए पर था और वो चलकर पॉइंट बी पहुंच जाता है और दूरी तय कर लेता है 3 किलोमीटर। फिर बी से सी चला जाता है, वो लेफ्ट मुड़ जाता है और उस पॉइंट सी पे चला जाता है 4 किलोमीटर डिस्टेंस तय करके। तो हम यहाँ पे यदि पूछें, क्वेश्चन दे दिया जाए कि डिस्टेंस बताओ, ए बी रास्ता के लिए डिस्टेंस बताओ, वैसे ही हमें डिस्प्लेसमेंट बताओ ए बी रास्ता के लिए डिस्प्लेसमेंट बताओ।
हम क्या देख पा रहे हैं, ए बी रास्ता के लिए, रास्ता ए बी के लिए डिस्टेंस क्या देखें तो एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ होता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के, तो एक्चुअल पाथ 3 है, तो डिस्टेंस भी यहाँ पे 3 किलोमीटर हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट ए बी पाथ के लिए देखें तो ये भी शॉर्टेस्ट पाथ है, तो ये 3 किलोमीटर हो गया। तो हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस रास्ता ए बी के लिए, रास्ता ए बी के लिए क्या हुआ हमारा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन क्या ये मैंने लिखा ये सही है क्या, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हमें मॉड लगाना पड़ेगा। अब ये सही है, क्योंकि मॉड लगा देने से ये स्केलर बन जाता है। तो इस केस में हमने क्या देखा कि डिस्टेंस रास्ता ए बी के लिए डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है। तो और रास्ता अगर उसी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन इसमें पूछ दें कि डिस्टेंस बता दो भाई हमें रास्ता ए बी सी के लिए, ए बी सी के लिए डिस्टेंस बता दो, तो एक्चुअल पाथ डिस्टेंस होगा तो 3 प्लस ये ए से बी 3, बी से सी 4, मतलब 7 किलोमीटर हो जाएगा। उसी प्रकार हम डिस्प्लेसमेंट ए बी सी के लिए पूछे तो क्या होगा, रास्ता ए बी सी के लिए डिस्प्लेसमेंट पूछें तो ए बी सी के लिए ए से सी के लिए हमारा क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये हो रहा है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी कितना, ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो ये हमारा कितना होगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो इस केस में क्या देख पा रहे हैं, रास्ता ए बी के लिए हम क्या ए बी सी के लिए देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस हमारा है ग्रेटर देन है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। क्योंकि डिस्टेंस 7 आ गया और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 5 आ गया, तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ से हम 2 कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एक तो डिस्टेंस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कब हुआ है हमारा, तो जब पार्टिकल ने जब रास्ता चेंज नहीं किया है, हमेशा ही ए से बी गया है तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही मूव किया है, तब हमारा क्या हो रहा है कि डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो रहा है। वही दूसरे केस में रास्ता ए बी सी की बात करें तो डिस्टेंस ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ क्या किया है, पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है, वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव नहीं किया है। तो पार्टिकल ने जब अपनी डायरेक्शन चेंज की हो तो उस केस में डिस्टेंस ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसे हम पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं इस प्रकार। तो हम लोग कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो हमारा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। और इसमें भी 2 पॉइंट को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि हमारा डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो तो हम लोग कह देंगे कि पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर डिस्टेंस हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो तो पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, उसकी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करेगी। इसीलिए किसी क्वेश्चन में हम लोग दे दिया रहता है डिस्टेंस, दे दिया रहता है वेलोसिटी पूछता है,
तो स्ट्रेट लाइन मोशन में जब पार्टिकल मूव कर रहा हो तो डिस्टेंस डिस्प्ले के जगह पर डिस्प्लेसमेंट के जगह पर डिस्टेंस कुछ भी लिखा रहेगा, जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। उसी प्रकार यदि सेकेंड केस हमारा हो जाता है डिस्टेंस अगर ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट के हो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के हो। यहाँ से मेरा कंक्लूजन निकलता है पार्टिकल चेंज्ड इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग द मोशन। मतलब जब डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो तो पार्टिकल निश्चित रूप से अपनी डायरेक्शन चेंज किया है। हमारा ये कंक्लूजन निकलता है। नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करते हैं। सपोज एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिसमें एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। पहले इसकी पोजीशन ए थी और ये अभी थीटा एंगल पे मूव कर गया है। इसकी पोजीशन बी हो गई है और इसके बीच का एंगल थीटा हो गई है। ए से बी चला है और इसके बीच का एंगल थीटा है। तो इस केस में हमें बता देना है कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ए टू बी कितना है, डिस्टेंस हमारा कितना है और डिस्प्लेसमेंट भी ए टू बी कितना है। तो यदि हम इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस तो हमारा एक्चुअल पाथ होगा ए से बी, डेट मीन्स आर्क लेंथ, डेट मीन्स डिस्टेंस अगर निकालें, डिस्टेंस निकाले तो क्या होगा, आर्क लेंथ ए बी की लंबाई जो कि आर, अगर रेडियस इसकी आर है तो आर थीटा हो जाएगी। वही अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालना इसको चाहें तो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वही हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है हमारा और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा ए बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, सिंस ये एंगल थीटा है तो ये थीटा बाई 2 होगा और ये भी एंगल थीटा बाई 2 होगा। तो ये एंगल क्या होगा, सपोज दिस पॉइंट इज एम, तो क्या होगा ये ए एम प्लस एम सी। हमारा ए एम क्या है, ए एम क्या होगा, ये भी आर है तो आर बाई 2 हम लोगों ने कंपोनेंट पढ़ा है जो कि थीटा के साथ जो होता है कॉस में जाता है और परपेंडिकुलर साइन में जाता है। तो आर साइन थीटा बाई 2 होगा और एम सी भी ये आर साइन थीटा बाई 2 होगा और ये भी आर साइन थीटा बाई 2 होगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा बाई 2 मतलब 2r साइन थीटा बाई 2। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। इसी में अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव किया है, डायमीटर के एक एक्सट्रीम पॉइंट से डायमीटर के दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट पर गया है, तो यहाँ पर थीटा निश्चित रूप से 180 पाई हो जाएगी। तो अगर हम डिस्टेंस पूछें तो आर थीटा पार्टिकल ने इस रास्ते से दूरी तय किया है तो डिस्टेंस कितना होगा, आर थीटा मतलब कि आर इंटू थीटा के जगह पर पाई। 180 नहीं लिखने क्योंकि रेडियन में हमें लिखना होता है, तो मतलब कि आर इंटू पाई हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अगर हम पूछें तो हमारा 2r साइन थीटा बाई 2 मतलब थीटा की जगह पर 180 हो जाएगा। यहाँ पे थीटा इक्वल टू 180 है और पाई कह सकते हैं, पाई रेडियन। तो 2r साइन पाई बाई 2 हो जाएगा। साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है मतलब कि 2r हो जाएगा। अगर ऐसे
इस फार्मूले की सहायता से तो हमने देखा ही, और बिना फार्मूले की सहायता से देखा जाए तो डिस्टेंस तो ये आर्क लेंथ होगा, जो कि हम ये लिख सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये रेडियस आर है और ये रेडियस आर है, तो आर प्लस, इसको आर प्लस आर भी लिख सकते हैं, मतलब 2r। इस तरीके से भी आ सकता है और फॉर्मूले से भी आ सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देखा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में, जो कि बहुत शानदार वीडियो होने वाला है। तो कृपया आप इसे ज़रूर देखें और नेक्स्ट लेक्चर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।